कहानी की शुरुआत में हम फिली और पार्कर नाम के दो प्रोफेशनल डाकुओं को देखते हैं। वो अपने तीसरे साथी स्टैन के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। असल में थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक हॉर्स रेस के मनी काउंटर रूम को हाईजैक किया था। रेस से जो भी पैसा आता है वो इसी रूम में लाकर जमा किया जाता है। लेकिन स्टैन काउंटर रूम के सुपरवाइजर को शूट करना चाहता था, जिस पर फिली और पार्कर उसे कुछ देर डकैती के सही तौर तरीके सिखाते हैं। इसके बाद तीनों वापस उसी काउंटर रूम में जाते हैं जहां पहले से ही उनके बाकी साथी सारे स्टाफ को बंधक बनाकर रखे होते हैं। फिर पार्कर काउंटर रूम के सुपरवाइजर की मदद से वॉल्ट में रखा सारा पैसा लूट लेता है। इसी दौरान उसी काउंटर रूम के पास एक एम्प्लॉई अपने फैमिली के साथ बगल की सड़क से ड्राइव करता हुआ गुजर रहा होता है। अचानक वो काउंटर रूम के बाहर दो अनजान गाड़ियां पार्क देखता है, जिससे उसे शक हो जाता है। वो गाड़ी से उतरकर रूम के पीछे का दरवाजा खोलता है और समझ जाता है कि यहाँ डकैती चल रही है। उसकी पत्नी उसे 911 पर कॉल करने को कहती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान होता है। वो गाड़ी के अंदर से एक पिस्टल निकालता है और डाकुओं के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही डाकू बाहर निकलते हैं वो उन पर फायरिंग कर देता है। इस गोलीबारी में उनमें से एक वहीं मारा जाता है और फिली भी गोली लगने से बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी दौड़कर एक पैसों से भरा बैग उठाता है और भागने लगता है। ये सब देखकर पार्कर भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तब तक वो आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका होता है। गाड़ी में अपनी पत्नी और बेटे के मौजूद होने के बावजूद वो उनकी जान को रिस्क में डालकर भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो आसपास की कई चीजों से टकराता है और पूरा इलाका तहस नहस कर देता है। उसी वक्त पास के रेस ट्रैक पर एक हॉर्स रेस चल रही होती है। भागते हुए वो अपनी गाड़ी लेकर सीधे रेस के बीचों बीच ट्रैक पर घुस जाता है, जिसकी वजह से पूरी रेस खराब हो जाती है। घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। आखिरकार वो आदमी फंस जाता है और गाड़ी से उतरकर पार्कर को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पार्कर दूर से ही उसके सिर पर एकदम परफेक्ट हेडशॉट मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। चलते हुए घोड़ों के बीच से लगाया गया ये परफेक्ट हेडशॉट साफ दिखाता है कि पार्कर कितना स्किल्ड डाकू है। खैर, उस आदमी को मारने के बाद पार्कर उसकी पत्नी से पैसों वाला बैग ले लेता है, लेकिन उस आदमी की लालच की वजह से उसका पूरा फैमिली तबाह हो गया। ये सोचकर पार्कर को थोड़ा अफसोस होता है। इसी वजह से वो उसकी पत्नी को $10,000 दे देता है। इधर उसके दो साथी फिली और जेन गाड़ी लेकर उसे रेस ट्रैक से पिकअप करने आ जाते हैं। पैसों वाला बैग वापस मिलने के बाद पार्कर उनके साथ अपने ठिकाने पर लौट आता है। फिली के कंधे में गोली लगी होती है तो सब मिलकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद बाकी लोग अपने अपने शेयर के हिसाब से पैसे बांटने की बात करने लगते हैं। इसी बीच अचानक उनका एक और पार्टनर अपने कपड़े उतारने लगता है और आधा नग्न हो जाता है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी अचानक वो अपनी शर्ट के अंदर से एक पिस्टल निकाल लेता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो एक के बाद एक सब पर गोली चलाकर उन्हें घायल करने लगता है। इस अचानक हुए शूटआउट में पार्कर का पसंदीदा पार्टनर फिली भी मारा जाता है, लेकिन पार्कर घायल होने के बावजूद तेजी से टेबल पर रखी एक पिस्टल उठाता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसके बाद वो चेन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से उसका हाथ ठीक से काम नहीं करता। नतीजा ये होता है कि उसके कंधे में एक और गोली लगती है और वो नीचे बहती नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ चेन अपनी लूटी हुई पूरी रकम लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम केन केड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस मिस्टर लोजनी से उसके ऑफिस में मिलने आता है। वो उसे बताता है कि रेस ट्रैक में हुई डकैती के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनमें पार्कर का नाम भी सामने आया है। ये सुनते ही लोजनी थोड़ा चौंक जाता है और खुद ही इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि केनकेड उसे भरोसा दिलाता है कि वो अकेले ही इस मामले को हैंडल कर सकता है। अब इन लोगों का पार्कर से क्या कनेक्शन है ये हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। दूसरी तरफ पार्कर गोली लगने के बाद नदी में गिर तो जाता है, लेकिन किसी तरह तैरकर बाहर निकल आने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद उसी हालत में वो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाता है और फिर एक होटल में ठहरता है। पार्कर रिसेप्शनिस्ट से होटल का रूम नंबर 12 मांगता है, लेकिन वो रूम पहले से ही बुक होता है, इसलिए उसे कोई दूसरा रूम दे दिया जाता है। इसके बावजूद पार्कर किसी की परवाह किए बिना जबरदस्ती उस रूम के अंदर घुस जाता है। वहां वो दीवार पर लगे लकड़ी के पार्टीशन को तोड़कर अंदर से एक बैग निकाल लेता है। उस बैग के अंदर एक पिस्टल समेत कई और चीजें होती हैं जिन्हें पार्कर ने पहले ही इस रूम में छिपा कर रखा था। बैग निकालने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को होटल का बिल और दीवार की मरम्मत का खर्च चुकाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद पार्कर फील की पत्नी ग्रेस से मिलने जाता है। जब ग्रेस उससे फील के बारे में पूछती है तो पार्कर का चेहरा देखकर ही उसे समझ आ जाता है कि फील अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने पति की मौत से ग्रेस बहुत दुखी हो जाती है। तभी पार्कर उसे बताता है कि फिली अपनी गैंग की एक लड़की चेन को लेकर आया था और उसी चेन ने सबके साथ धोखा करके सबको मार डाला। अब पार्कर उसे ढूंढने के लिए ग्रेस से मदद मांगता है। तब ग्रेस
ग्रेस उसे राजी राइली नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जिसके पास जेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद ग्रेस अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पार्कर से वादा लेती है। पार्कर भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपने दोस्त फिली की मौत का बदला जरूर लेकर रहेगा। इसके बाद पार्कर अपने एक पुराने दोस्त एलन ग्रुपफील्ड से संपर्क करता है और उससे राजी राइली का एड्रेस हासिल कर लेता है। उधर राजी राइली एक बेहद शौकीन और अमीर आदमी होता है। रोज की तरह जब वो अपनी महंगी गाड़ी में बैठने जाता है तभी ड्राइवर सीट पर बैठा पार्कर उसकी तरफ पिस्टल तान देता है। पार्कर को देखते ही राजी पूछता है कि उसका ड्राइवर जिमी कहाँ है, क्योंकि जिमी जैसा हाई स्किल्ड आदमी होने के बावजूद गाड़ी को इस तरह हाईजैक कर लेना आसान काम नहीं था। लेकिन पार्कर कोई आम इंसान नहीं था। वो राजी से जेन के बारे में पूछता है। जब राजी कुछ भी बताने से मना करता है तो पार्कर उसके ड्रिंक के ग्लासों पर गोली चला देता है। डर के मारे राजी बता देता है कि जेन इसी शहर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपी हुई है। ये जेन पहले अपने देश ला पापाज के कमांडो दस्ते डेथ स्क्वाड की मेंबर रह चुकी थी, इसलिए किसी भी तरह के कॉम्बैट में उसे हराना आसान नहीं है। इसी दौरान पार्कर को महसूस होता है कि उन्हें काफी देर से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि पीछे की कुछ गाड़ियां लंबे समय से उनके साथ साथ चल रही होती हैं। पार्कर ये बात राजी को बताता है तो वो डर जाता है और पार्कर से कुछ करने को कहता है। बदले में वो जेन का पूरा एड्रेस देने का वादा करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता जेन के लोग उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देते हैं। इस टक्कर से राजी की महंगी कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। राजी और पार्कर को देखकर लगता है कि इस एक्सीडेंट में दोनों मारे गए हैं, लेकिन जैसे ही हमलावरों में से एक आगे बढ़ता है पार्कर उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। इधर बाकी लोग गाड़ी को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें बेचारे राजी की पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन पार्कर बड़ी चालाकी से कवर लेकर एक एक करके सभी अटैकर्स को ढेर करता जाता है। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर फंसे ड्राइवर जिमी को भी आजाद कर देता है। जिमी जब देखता है कि कुछ लोग गाड़ी पर गोली चला रहे हैं तो वो भी पिस्टल उठाकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस तरह वो कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन आखिरकार खुद भी गोली लगने से मारा जाता है। आखिर में उस गली में इस जबरदस्त गोलीबारी के बाद सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है। पार्कर उसे घायल हालत में उठाकर एक दूसरी गाड़ी में बैठा देता है। फिर उस गाड़ी के मालिक से चाबी लेकर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब हम जेन को बस्को नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं, जिससे वो किसी प्लान के बारे में जानना चाहती है, लेकिन बस्को उसे कहता है कि अगर वो ये प्लान बता देगा तो जेन उसे तुरंत मार डालेगी। इस पर जेन कहती है कि भरोसा ही हमारे क्राइम वर्ल्ड की नींव है और कुछ पाने के लिए भरोसा करना जरूरी होता है। उसकी इस बात में कितनी आयरनी है जरा सोचो, क्योंकि असल में वही खुद पूरी एक गैंग को धोखा देकर मार चुकी थी। खैर, जब जेन बस्को के साथ बिजी होती है तभी अचानक उसके सामने पार्कर आ खड़ा होता है। वो उसकी तरफ पिस्टल तान कर सारा पैसा वापस मांगता है। तब जेन बताती है कि वो सारा पैसा पहले ही खर्च कर चुकी है। इधर बस्को बार बार साइड से जेन से बात करने की कोशिश करता रहता है। बातों में उलझाने के बहाने वो अचानक अपने कोट की पॉकेट से पिस्टल निकालने लगता है। ये देखते ही पार्कर उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। ये सब देखकर जेन पूरी तरह पागल हो जाती है, क्योंकि उसे बस्को जिंदा चाहिए था। उसके सामने एक ऐसा मिशन था जिसके लिए वो पूरे $4 लाख खर्च कर चुकी थी। यानी पार्कर को धोखा देकर जो पैसा उसने हासिल किया था वो सारा इसी मिशन में लगा चुकी थी। जेन मिशन के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक बस्को उठ खड़ा होता है और फिर से उन पर गोली चलाने लगता है। दरअसल वो अब तक जमीन पर मरा होने का नाटक कर रहा था। इस बार पार्कर उस पर फायरिंग करके उसकी मौत को पूरी तरह कंफर्म कर देता है। इसके बाद पार्कर जेन से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए उसने सारी रकम खर्च कर दी। जेन पहले उसे किसी बैंक डकैती की कहानी सुनाती है, लेकिन पार्कर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। 2 बार झूठ पकड़ में आने के बाद भी पार्कर का शार्प माइंड उसकी चाल को भांप लेता है। आखिरकार आखिरी मौके पर जेन सच बता देती है। वो बताती है कि उसके होम कंट्री यानी लाबाज के समुद्री किनारे एक गुप्त खजाने का पता चला है। कई साल पहले वहां एक जहाज डूब गया था और उस जहाज में करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा का खजाना मौजूद है। इतना कि उसकी कीमत उनके पूरे देश की GDP से भी ज्यादा है। लेकिन उनके देश का भ्रष्ट राष्ट्रपति इग्नासियो इन गुप्त खजानों को देश के काम में लगाने के बजाय अपनी जेब में भरना चाहता है। इसी मकसद से वो खजाना बरामद करने के बाद उसे न्यूयॉर्क सिटी में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में डिस्प्ले करना चाहता है। इसके बाद उसका प्लान ये है कि वो किराए पर रखे हुए कुछ चोरों से इन खजानों की चोरी का नाटक करवाएगा, फिर उन चोरों को थोड़ा सा हिस्सा देकर बाकी सारा माल खुद हड़प लेगा। इस काम के लिए जिस लोकल चोर गैंग को हायर किया गया है उसका नाम है दी आउटफिट। वहीं जेन और उसके कुछ साथी मिलकर इस पूरे खजाने को खुद निकालना चाहते हैं। ऐसे में जेन पार्कर को इस मिशन में अपना पार्टनर बनने का ऑफर देती है। पार्कर भी बदले की आग को किनारे रखकर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है।
इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ जेन के बॉस से मिलने जाता है। ये बॉस कोई और नहीं बल्कि जेन के ही देश का एक कर्नल होता है, कर्नल आर्टिस। असल में उनका मकसद राष्ट्रपति के इस प्लान को नाकाम करना और सारे गुप्त खजाने को देश के हित में इस्तेमाल करना होता है। सारी बात सुनने के बाद पार्कर इस मिशन में शामिल होने के बदले 30% का शेयर मांगता है। शुरुआत में आर्टिस इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन जेन उसे समझा बुझाकर मना लेती है, क्योंकि इस तरह के काम में पार्कर जैसे प्रोफेशनल चोर का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इधर आर्टिस का प्लान था कि वो यूएनआई बिल्डिंग के सामने से ही इन गुप्त खजानों को चुरा लेंगे, लेकिन पार्कर उसे समझाता है कि ये बिल्डिंग पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स में से एक है। ऐसे में वहां से चोरी करने जाना मतलब सीधा शेर की मांद में कूदना। उसके बजाय पार्कर एक आसान रास्ता सुझाता है। उसका कहना होता है कि जिन चोरों को राष्ट्रपति ने खजाना चोरी करने का नाटक करने के लिए हायर किया है, उन्हीं से ये खजाना छीन लिया जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रुप फील्ड पार्कर से पूछता है कि वो आखिर किस गैंग का खजाना चुराने जा रहा है। जैसे ही पार्कर के मुंह से द आउटफिट का नाम निकलता है, ग्रुप फील्ड बुरी तरह चौंक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जिस लॉजनी को हमने देखा था, वही असल में इस गैंग का बॉस है और कैनकेड उसका एक अहम एसोसिएट है। पार्कर का इन लोगों के साथ पुराना हिसाब किताब रहा है, ये बात तुम पहले ही जान चुके हो। ग्रुप फील्ड भी आउटफिट का नाम सुनकर यकीन नहीं कर पाता कि पार्कर एक बार फिर लॉजनी से टकराने जा रहा है। फिर भी पार्कर उसे कहता है कि वो लॉजनी के असिस्टेंट कैनकेड पर नजर रखे। दूसरी तरफ पार्कर खुद जेन को साथ लेकर बस्को के बॉयफ्रेंड से मिलने चला जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, बस्को दरअसल एक समलैंगिक था। खैर, जेन को साथ लेकर पार्कर जब बस्को के बॉयफ्रेंड के नाइट क्लब पहुंचता है तो जेन अपने तरीके से उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन पार्कर साफ कह देता है कि वो उस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं करता। इसलिए पार्कर खुद ही जेन के साथ क्लब के अंदर जाता है। पहले जेन अपनी फेमस ट्रिक इस्तेमाल करके बस्को के बॉयफ्रेंड से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो तरीका काम नहीं करता तो पार्कर सीधे उसे बता देता है कि बस्को अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही वो आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। इसी हालत में जेन उससे पूछती है कि बस्को के पास जो प्लान थे वो कहाँ रखे हैं। तब वो आदमी बताता है कि सारे प्लान ऊपर की मंजिल पर मिस्टर बुलियर्ड के पास हैं। उधर ग्रुप फील्ड पार्कर को फोन करके बताता है कि कैनकेड अपने कुछ लोगों के साथ एक नाइट क्लब की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक कुछ लोग उसी क्लब पर हमला कर देते हैं। ये देखकर पार्कर समझ जाता है कि ये कैनकेड के ही आदमी हैं। वो लोग आते ही हवाई फायरिंग करके सबको डराने लगते हैं। फिर वो बस्को के बॉयफ्रेंड को बेरहमी से पीटते हुए पूछते हैं कि बस्को कहाँ है, क्योंकि बस्को के गायब होने के बाद से ही लॉजनी के आदेश पर कैनकेड उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो आदमी बस्को के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। उल्टा डर के मारे उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब देखकर जेन आगे बढ़ती है और सबको बताती है कि वो एक डॉक्टर है। वो बस्को के बॉयफ्रेंड को बचाने का नाटक करती है और इसी दौरान टेबल के नीचे से एक पिस्टल निकाल लेती है। इसके बाद वो लगातार फायरिंग करके कैनकेड के सारे आदमियों को मार गिराती है। इधर पार्कर ऊपर की मंजिल पर मिस्टर बुलियर्ड से उन प्लान्स की कॉपी लेने जाता है। ऊपर पहुंचते ही उसे समझ आ जाता है कि बुलियर्ड असल में एक एलिफेंट डॉल है। बेड पर वैसी ही एक गुड़िया पड़ी देकर वो उसे फाड़ देता है, लेकिन उसके अंदर प्लान की कॉपी नहीं मिलती। पास ही रखी अलमारी में उसे और भी कई एलिफेंट डॉल दिखाई देती हैं। उनमें से एक गुड़िया के अंदर से आखिरकार वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। उधर कैनकेड अपने आदमियों को अंदर भेजकर खुद क्लब के बाहर गाड़ी में बैठा रहता है। तभी अंदर से जोरदार हंगामा सुनकर वो खुद क्लब के अंदर घुस जाता है। फिर दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो सीधे पार्कर पर हमला कर देता है। पार्कर और कैनकेड के बीच काफी देर तक जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में पार्कर उसे आसानी से काबू में कर लेता है और दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक देता है। हालांकि वो एक गाड़ी पर गिरने की वजह से जिंदा बच जाता है, लेकिन उसके शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं। प्लान्स की फाइलें हासिल करने के बाद पार्कर जेन को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कैनकेड को जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो लॉजनी उससे मिलने आता है। सारी बात सुनने के बाद वो कहता है कि पार्कर को उसे खुद ही हैंडल करना चाहिए था। इधर पार्कर अपने पुराने पार्टनर ओड ब्रांडा और स्टैन को इस मिशन में शामिल होने के लिए बुला लेता है। पिछली गोलीबारी में जिन लोगों को जेन मार नहीं पाई थी, वो सभी इस बड़े हाइस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। कर्नल आर्टिस्ट समेत सबके सामने पार्कर अपना पूरा डिटेल्ड प्लान समझाता है। उसका कहना होता है कि द आउटफिट गैंग यूएनए बिल्डिंग से खजाना कैसे चुराएगी, इस बारे में उनके पास कोई ठोस आइडिया नहीं है, लेकिन उन्हें अपना काम करने दिया जाएगा। इससे पार्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल खेल तब शुरू होगा जब खजाना चोरी होने के बाद आउटफिट की टीम उसे किसी और जगह ले जाने लगेगी। आउटफिट गैंग का प्लान था कि खजाने को कई बैग्स में भरकर एक ट्रेन से शिफ्ट किया जाएगा। ये ट्रेन एक मालगाड़ी होगी जिसे स्टेशन से ऑटोमेटेड स्विच बोर्ड के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से पार्कर की टीम के लिए काम काफी आसान हो जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें बस्को की फाइल्स से मिली थी। प्लान के मुताबिक रात के वक्त जब खजाने को इस ट्रेन से दूसरे स्टेशन ले जाया जाएगा तो वहां मौजूद क्रू को पहले ही बंधक बना लिया जाएगा।
फिर उनकी जगह पार्कर की टीम ट्रेन पर कब्जा कर लेगी। इसके बाद वो ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा कर देंगे। इतनी रफ्तार ट्रेन संभाल नहीं पाएगी और पटरी से उतरकर क्रैश हो जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्कर और उसकी टीम पूरा खजाना अपने हाथ में ले लेगी। प्लान फाइनल करने के बाद पार्कर फिर से अपने पसंदीदा होटल में जाता है। इस बार किस्मत से उसके लिए रूम नंबर 12 पहले से खाली होता है। मैनेजर उसे पहचान कर तुरंत चाबी दे देता है, लेकिन जैसे ही पार्कर कमरे में दाखिल होता है वो देखता है कि जेन पहले से ही उसके रूम में मौजूद है। जेन पहले से ही बहुत छोटी सी ड्रेस पहनकर हाथ में ड्रिंक्स लिए पार्कर का इंतजार कर रही होती है। वो जहाज की कहानी सुनाने के बहाने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक जेन का बॉडीगार्ड माथियो वहां आ जाता है, जिसे पहले से ही जेन पर क्रश था। कमरे में कदम रखते ही वो पार्कर को एक जोरदार घूंसे में बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग पार्कर को एक सुनसान जगह पर ले जाकर टॉर्चर करने लगते हैं। फिर माथियो बताता है कि वो पार्कर को द आउटफिट गैंग के हवाले करने वाला है। इस पर पार्कर उसे समझाता है कि अगर वो उसे आउटफिट के हाथों सौंप देंगे तो वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आउटफिट जानती है कि इस हाइस्ट में वो सभी पार्टनर हैं। तब माथियो कहता है कि वो लोग पार्कर को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। उनका असली प्लान ये होता है कि आउटफिट की टीम के आने से पहले ही वो लोग वहां से भाग निकलें। इसी बीच दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। माथियो अपने साथियों को हालात चेक करने भेज देता है। तब पार्कर उसे कहता है कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं और अगर माथियो उसे आजाद कर दे तो वो दोनों मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। जब दूर से उसके साथियों की चीख पुकार सुनाई देती है तो माथियो पार्कर की बात मान लेता है और उसे खोल देता है। तभी अचानक उनके सामने जेन आ खड़ी होती है। वो माथियो से कहती है, तूने क्या सोचा था, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। असल में माथियो की इस बेवकूफी की वजह से पूरा प्लान लगभग फेल होने ही वाला था, लेकिन जेन ने अपने फोन से ट्रैक करके उनकी लोकेशन ढूंढ ली थी और वक्त पर वहां पहुंच गई। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचने से पहले ही पार्कर उसे मारकर वहीं ढेर कर देता है। ये देखकर माथियो भावुक होकर कहता है, अरे तुमने तो मेरी जान बचा ली। इतना कहकर जैसे ही वो पार्कर को गले लगाने आता है, पार्कर उसे कसकर पकड़कर खुद को उसकी आड़ में छिपा लेता है, क्योंकि दूर से एक और आदमी उन पर गोली चलाने के लिए रेडी हो चुका होता है। माथियो आगे खड़ा होने की वजह से सारी गोलियां उसके शरीर में लग जाती हैं और बेचारा वहीं मारा जाता है। इसके बाद जेन अपनी पिस्टल से उस हमलावर को भी गोली मारकर ढेर कर देती है। इसी बीच अचानक उन लोगों में से किसी का फोन बज उठता है। पार्कर वो कॉल रिसीव करता है। उधर से लॉजनी की आवाज सुनते ही वो उसे पहचान लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पार्कर और लॉजनी के बीच पहले से ही दुश्मनी क्यों थी। असल में पार्कर ने लॉजनी के बॉस को मारकर उस पर एहसान किया था। उसी वजह से लॉजनी द आउटफिट गैंग का बॉस बन पाया, लेकिन बॉस बनने के बाद लॉजनी पार्कर को अपने लिए खतरा समझने लगता है। इसलिए उन दोनों के बीच एक डील हुई थी, जिसकी शर्त ये थी कि पार्कर और लॉजनी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अब पार्कर सीधे उसके पक्के धंधे में हाथ डालने जा रहा था। इसी वजह से लॉजनी उसे धमकी देता है कि अगली सुबह तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी होगी। साथ ही वो ये भी बता देता है कि उसे उनका पूरा प्लान पहले से ही पता था, इसलिए हाइस्ट एक दिन पहले ही यानी आज ही यूएन ऑफिस से खजाना शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनते ही पार्कर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन ग्रुप फील्ड को फोन करता है और सबको तुरंत हाइस्ट के लिए रेडी होने को कहता है। इधर सब लोग तब तक शराब के नशे में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाइस्ट अगली रात होने वाला है। लेकिन पार्कर का फोन आते ही सब होश में आ जाते हैं और हाइस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद एड और ब्रांडा अपने प्लान के मुताबिक ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना होते हैं। वहीं ग्रुप फील्ड किसी आदमी को थप्पड़ मारकर उसकी बाइक लेकर वहां निकल जाता है। दूसरी तरफ स्टैन नशे की हालत में एक ट्रक चुरा लेता है ताकि हाइस्ट में उसका इस्तेमाल हो सके। एड और ब्रांडा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन ऑपरेटर्स को बता देते हैं कि ग्लासक नाम का एक शख्स उन्हें हाईजैक करने वाला है। असल में यही उनका प्लान था, क्योंकि ग्लासक उनकी ही टीम का हिस्सा था। ये सुनते ही ग्लासक अपने पिस्तौल से दूसरों को डराने का नाटक करता है और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश करता है। तब एक ऑनप्रेटर एड और ब्रांडा का दरवाजा खोल देता है और वे अंदर घुसकर ग्लासक को मारकर बेहोश कर देते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि अब संकट टल गया और खुशी में ताली बजाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें ही बंधक बना लिया जाता है। तब सब समझते हैं कि असल में उनके साथ खेल खेला गया था। इधर पार्कर जेन को लेकर स्टेशन की तरफ बढ़ चुका था। प्लान के मुताबिक एड और ब्रांडा कंट्रोल ब्रॉड के जरिए ट्रेन की स्पीड बढ़ाते रहते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद दी आउटफिट गैंग के मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि असल में उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ग्रुप फील्ड भी अपनी बाइक लेकर स्टेशन के पास पहुंच जाता है। हालांकि उसकी बाइक बर्फ पर फिसल जाती है, लेकिन वो बाइक छोड़कर रेल लाइन की तरफ दौड़ता है। पार्कर के निर्देशानुसार वो कई कोशिशों के बाद ट्रिप स्विच तोड़ने में सफल हो जाता है। ये स्विच ट्रेन के लिए सही ट्रैक सेट करने का काम करता है, लेकिन स्विच तोड़ देने के बावजूद ट्रेन की स्पीड इतनी नहीं बढ़ती कि वो लाइन से उतर जाए। इस बीच पार्कर और जेन पहले ही उस टर्न पर खड़े हो चुके थे जहां ट्रेन को क्रैश करने का प्लान था।
जब ट्रेन उनके पास से गुजरती है तो उन्हें एहसास होता है कि उनका प्लान असफल होने वाला है, लेकिन उनके पास अभी भी एक मौका बचा था अगले टर्न पर ट्रेन को लाइन से उतारना। अब ग्रुपफील्ड उस टर्न का ट्रिप स्विच तोड़ने के लिए वहां जाता है, लेकिन अचानक स्टैन अपनी ट्रक लेकर आता है और उसे टक्कर मार देता है, जिससे ग्रुपफील्ड उसे देख नहीं पाता। ट्रैक को रिवर्स करने की कोशिश में उसे और भी मुसीबत आती है। एक ऊंची क्रेन से टकराकर ट्रैक अटक जाता है, लेकिन जैसे ही ग्रुपफील्ड होश में आता है वो लगातार कई बार फायरिंग करके आखिरकार ट्रिप स्विच को तोड़ने में सफल हो जाता है। इधर पार्कर और जेन उस टर्न के पास पहुंच चुके थे, लेकिन आते ही उन्हें पता चलता है कि ये टर्न बहुत ऊंचा है, मतलब इतनी ऊंचाई से ट्रेन क्रैश होगी तो इम्पैक्ट भयानक होगा। जैसे ही ट्रेन उनके सामने से गिरती है, पार्कर तुरंत अपनी गाड़ी को रिवर्स में लगाकर बचाता है। भाई, इस लेवल का इंटेंस क्रैश सीन मैंने बहुत कम ही देखा है। ट्रेन लाइन से उतरकर नीचे गिरते ही अपने कुछ 100 मीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस कर देती है। ग्रुपफील्ड के ऊपर से ट्रेन के बोगियां ऐसे उड़ती हैं जैसे कागज के टुकड़े। पार्कर किसी तरह गाड़ी को रिवर्स करके एक शॉप के अंदर घुमा देता है और इस क्रैश से दोनों बच जाते हैं। इस बीच ट्रेन से आउटफिट का एक मेंबर उनके ऊपर गिर पड़ता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रेन के कंटेनर को खोलते हैं और पूरी टास्की खा जाते हैं। जिस कंटेनर में खजाना होना था उसके अंदर सिर्फ एक ढेर सारा पत्थर मिलता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि लॉजनी ने असल में उन्हें धोखा दिया। इसी बीच आउटफिट टीम के कुछ लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पार्कर और जेन किसी तरह उन लोगों को मारकर अपनी गाड़ी लेकर भागते हैं, लेकिन गाड़ी के टायर फट जाने की वजह से वो पुलिस के सामने फंस जाते हैं। तभी अचानक स्टैन एक और पुलिस कार लेकर आता है और सामने खड़ी पुलिस कार को टक्कर मारकर उन्हें बचा लेता है। इस हाइस्ट में इतने बड़े फेलियर के बाद हर कोई बेहद नाराज और निराश हो जाता है। जेन भी अपने बैग पैक करके घर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन पार्कर सबको रोकता है और बताता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया है। वो कहता है कि जहाज से खजाना निकाल लिया गया था। वहां उसके सामने एक मूर्ति लगी हुई थी, द लेडी ऑफ अरनचिनो, एक ऐतिहासिक मूर्ति जिसकी कीमत लगभग $500 मिलियन से भी ज्यादा है। सारा ज्वेलरी पहले ही अलग अलग बायर्स को बेच दिया गया था, इसलिए ये एक सिंगल आइटम अब सबसे कीमती है। अगर किसी तरह इसे हासिल किया जा सके तो कम से कम आधा पैसा वो पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कौन खरीदेगा, और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें लॉजनी के असिस्टेंट किंग केट से मिलेगी। इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए पार्कर एक छोटा सा ड्रामा प्लान करता है। वो ग्रुपफील्ड को मास्क पहनाकर उस हॉस्पिटल की छत पर भेजता है जहां किंग केट मौजूद था। फिर ग्रुपफील्ड छत से कूदने का नाटक करता है जैसे कि वो डिप्रेस्ड आदमी है। जब किंग केट का एक बॉडीगार्ड ये देखने छत पर आता है तो पार्कर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वे उसे मास्क पहनाकर छत से गिरा देते हैं। इस बार दोनों पहले से ही पुलिस के कपड़े पहन चुके थे, इसलिए पुलिस की वेशभूषा में वे किंग केट के केबिन के सामने जाते हैं और दरवाजे पर खटखटाते हैं। तब उसका दूसरा बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है जिसे वे मारकर बेहोश कर देते हैं। अब जैसे ही किंग केट उन्हें देखता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि पार्कर ने ही उसे छत से फेंका था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पार्कर ने उसके ही एक बॉडीगार्ड को छत से नीचे गिरा दिया है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अब मजबूरी में पार्कर उसकी गर्लफ्रेंड से ही बायर का नाम पूछता है, और हैरानी की बात यह होती है कि किंग केट की गर्लफ्रेंड को उस बायर का नाम पता था। वो बताती है कि फिनियस पॉल नाम का एक बिलियनियर उस मूर्ति को खरीदने वाला है। इसके बाद पार्कर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां फिनियस पॉल अपने एक दोस्त के साथ डिनर कर रहा था। जब पार्कर उससे उस मूर्ति के बारे में पूछता है तो फिनियस उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, और फिर उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। लेकिन पार्कर उसकी धमकी की जरा भी परवाह नहीं करता और सबके सामने ही उसके दोस्त को गोली मार देता है। ये सब देखकर फिनियस की हालत ऐसी हो जाती है जैसे डर के मारे उसकी पैंट ही गीली हो गई हो। इसके बाद पार्कर उसे जबरदस्ती अगवा करके एक वैन में डाल देता है जहां पहले से उसकी पूरी गैंग मौजूद थी। अब फिनियस उन्हें बताता है कि वो मूर्ति शहर के ग्रीन ब्रुक एरिया में मौजूद एक सीक्रेट वॉल्ट में रखी हुई है, लेकिन वो वॉल्ट टंगस्टन अलॉय से बना हुआ है जिसे तोड़ना इस दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। हाँ, एक रास्ता जरूर है, अगली सुबह उस वॉल्ट का टाइम लॉक खुलेगा और सिर्फ उसी वक्त उसे खोला जा सकता है। तो अब साफ था कि जो भी करना है उन्हें कल सुबह से पहले ही करना होगा। फिनियस से सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वे उसे एक गुप्त अस्थाना में बंद कर देते हैं। वहां उसकी निगरानी के लिए स्टैंड को गार्ड की तरह तैनात किया जाता है। दूसरी तरफ ग्रुपफील्ड के साथ पार्कर उस वॉल्ट को तोड़ने निकलता है। पहले वे सिक्योरिटी गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वॉल्ट के अंदर जाकर एक्सप्लोसिव लगाते हैं और ब्लास्ट करते ही वॉल्ट आसानी से खुल जाता है। हालांकि फिनियस ने कहा था कि उसकी कंपनी का वॉल्ट कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक जीनियस चोर के लिए ये सब मामूली है। वॉल्ट खुलने के बाद मूर्ति को एक ट्रॉली पर रखकर गाड़ी से बांध देते हैं और रवाना हो जाते हैं। इधर स्टैन फिनियस की निगरानी करते हुए लगातार सिगरेट पी रहा होता है और उसमें कोई गंभीरता नहीं होती। आधी रात में वो नशे में सो जाता है। इस मौका पाकर फिनियस अपने हाथ की बंधन काटकर खुद को आजाद कर लेता है। फिर वह बीच सड़क पर किसी गाड़ी को रोकर फोन मांगता है और सीधे लॉजनी को कॉल करता है। लॉजनी जब जानता है कि पार्कर वॉल्ट
तोड़कर मूर्ति ले जा रहा है तो उसका जैसे दिमाग ठप हो जाता है। तुरंत वह अपनी गैंग के साथ उन्हें रोकने निकल पड़ता है। इधर चेन रास्ते में एक पहाड़ी पर खड़ा होकर पार्कर और ग्रुपफील्ड की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। अचानक वह देखता है कि आगे आउटफिट गैंग की गाड़ियां आ रही हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि लॉजनी को सच में उनके हाइस्ट की इंफॉर्मेशन मिल गई है। जैसे ही देखा, लॉजनी के लोग उनके पीछे आकर पीछे से गोली चलाने लगते हैं। तब ग्रुपफील्ड गाड़ी को बॉर्न के अंदर घुमा देता है और पार्कर इस दौरान स्टाइल में चलती गाड़ी से छलांग लगाकर ट्रॉली पर चढ़ जाता है। फिर वो एक अजीब चाल से गोली चलाते हुए एक गाड़ी को उड़ा देता है। लेकिन जैसे ही वे बॉर्न क्रॉस करते हैं, अचानक उनकी गाड़ी किसी बम्पर से टकरा जाती है और पार्कर सचमुच हवा में उड़ जाता है। फिर वो एक बिल्डिंग के काम को तोड़ते हुए सीधे वहां के बेडरूम में गिर जाता है। हालांकि वहां भी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, फिर भी वो किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ फिर ट्रॉली पर चढ़ जाता है। लॉजनी के कुछ और लोग अभी भी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। इसी बीच गाड़ी के साथ जो चेन ट्रॉली को बांध रही थी वो अचानक ढीली हो जाती है, जिससे पार्कर अपना बैलेंस खो देता है और फिर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस बार जेन एक गाड़ी लेकर आती है और चलती गाड़ी से गोली चलाने लगती है। फिर जेन और पार्कर मिलकर उनके आसपास मौजूद लॉजनी के सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। इधर ग्रुपफील्ड अभी भी गाड़ी चला रहा होता है। उसकी राह में कुछ और लोग आकर उस पर हमला करते हैं। इसी दौरान ट्रॉली की चेन पूरी तरह खुल जाती है और ट्रॉली गाड़ी से अलग हो जाती है। इस वजह से ग्रुपफील्ड गाड़ी के ड्राइवर को ड्राइव कराते हुए वहां से निकलने को मजबूर हो जाता है और लॉजनी के लोग उस समय मूर्ति को अपने पास लेकर वहां से चले जाते हैं। तो फिर वे मूर्ति को सीधे फिनियस के पास डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फिनियस मूर्ति पर हाथ डालता है, उसे पता चलता है कि ये मूर्ति असल में नकली है। फिर वो सीधे लापेजर के राष्ट्रपति इग्नासियो को कॉल करता है। राष्ट्रपति लॉजनी को फोन करके खूब गालियां देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉजनी ने पलके में नकली मूर्ति सेट कर दी थी। लेकिन असली काम तो वास्तव में पार्कर ने किया था। पिछली रात वे असल वॉल्ट नहीं तोड़ते, इसके बजाय पहले से किसी दूसरे वॉल्ट में नकली मूर्ति रख दी थी और उसे तोड़ने का नाटक रचा था। दूसरी तरफ नशे में पड़ा स्टैन भी पार्कर के अनुसार एक्टिंग कर रहा था, यानी जानबूझकर उसने फिनियस को जाने दिया ताकि फिनियस लॉजनी को कॉल करके सब कुछ बता दे। इतना ही नहीं, ग्रुपफील्ड भी जानबूझकर ट्रॉली की नीचे की चेन ढीली कर देता है ताकि मूर्ति दी आउटफिट गैंग के हाथ लगे। इस तरह उन्होंने पूरी दी आउटफिट गैंग को बेवकूफ बनाया। खैर, इसके बाद वे असली वॉल्ट को एक्सप्लोसिव से उड़ा देते हैं और जैसे ही वॉल्ट की दीवार गिरती है, अंदर असली ऐतिहासिक मूर्ति नजर आती है। फिर वे सब मिलकर मूर्ति को हटाने की व्यवस्था करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त लॉजनी और उसकी गैंग वहां पहुंच जाती है। वे पहले बाहर पहरादार स्टैंड को मारकर उसे बेहोश कर जिम्मी बना देते हैं। फिर लॉजनी सीधे पार्कर के सामने खड़ा होकर उसे हथियार डालने के लिए मजबूर करता है। लेकिन लॉजनी पार्कर के पूरे प्लान को पहले ही अच्छे से समझ चुका था। असल में पार्कर ने वॉल्ट्स को रिप्लेस कर दिया था और इस तरह वॉल्ट नंबर 1 बन जाता है वॉल्ट नंबर 3 और पार्कर वही वॉल्ट उड़ा देता है जैसा कि तुम पहले देख चुके हो। लॉजनी पूछता है, इतना सब करने के बाद तुम्हारा क्या फायदा हुआ? आखिरकार प्लान तो काम नहीं आया। तब पार्कर मुस्कुराकर कहता है कि वह जानता था कि दी आउटफिट गैंग की आर्थिक हालत बहुत खराब है और अगर मूर्ति बच जाती तो इसका बड़ा हिस्सा इसी गैंग को मिलता। लेकिन पार्कर इसे होने नहीं देगा। फिर वह लॉजनी को मूर्ति की तरफ अच्छे से देखने के लिए कहता है। तब लॉजनी देखता है कि मूर्ति पूरी तरह ट्रैप वायर में लिपटी हुई है और पार्कर के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, मतलब इसे दबाने पर मूर्ति ध्वस्त हो जाएगी। खाड़ी के किनारे खड़े लॉजनी मूर्ति के साथ डील करने की कोशिश करता है। इसी बीच बाहर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। लॉजनी कहता है, शायद मेरे लोग तुम्हारे क्रू पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पार्कर हंसते हुए कहता है कि लॉजनी की गैंग असल में राष्ट्रपति के गार्ड्स के हाथों मरने जा रही है, क्योंकि वहां आने से पहले उसने राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। अब यहाँ उसने इस पूरे मामले को इस तरह रिप्रेजेंट किया कि जैसे लॉजनी उसे धोखा देकर मूर्ति हाथ से लेने जा रहा है और इसी कारण राष्ट्रपति के गार्ड्स पूरी आउटफिट टीम को खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे पहले स्टैन ग्रुपफील्ड की मदद से अपने हाथों से भाग निकलता है। दोनों तरफ से फंसे हुए लॉजनी अब कोई रास्ता न पाकर पार्कर के साथ डील करने की कोशिश करता है। लेकिन पार्कर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और रिमोट का बटन दबा देता है। फौरन ही $500 मिलियन की असली मूर्ति धमाके में चारों ओर बिखर जाती है। ये देखकर लॉजनी का बॉडीगार्ड हमला करता है तो पार्कर आसानी से उन्हें ऊपर भेज देता है। फिर वह लॉजनी से कहता है, तुमने नहीं कहा था कि पूरी माफिया ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन देखो मैं कैसे असंभव को संभव बना दिया। इसके बाद वह लॉजनी को भी खत्म कर देता है और पुराने दिन का हिसाब चुकता कर देता है। अंत में राष्ट्रपति के गार्ड आने से पहले वे सभी वहां से भाग निकलते हैं। इस मिशन से कोई बड़ा लाभ न होने के बावजूद पार्कर पहले ही मूर्ति से कीमती ज्वेलरी निकाल चुका था और इनकी कीमत लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर थी, जिसे उसने अपने साथियों में बांट दिया। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वह अपने होटल के पसंदीदा रूम नंबर 12 में चला जाता है और वहां पहले से ही मौजूद था जेन। टीवी स्क्रीन पर वे देखते हैं कि सभी गुप्त इंफॉर्मेशन के अनुसार लाब्रिज के राष्ट्रपति के सारे कुकृत्य उजागर हो गए हैं। साथ ही सभी खजाना को सेफली निकालकर देश
देश में वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं भ्रष्ट राष्ट्रपति को हटाकर देश का नया राष्ट्रपति होता है देशभक्त कर्नल आर्टिस। तो जेन समझ जाती है कि ये सब कुछ पार्कर की वजह से संभव हुआ। फिर वह पार्कर को अपने साथ ला पाने के लिए इनविटेशन देती है, लेकिन पार्कर उसे कहता है कि रेस्ट ट्रैक वाले उस दिन की घटना वह अब भी नहीं भूला है। उस दिन जेन ने उसका सबसे प्रिय दोस्त फील मार डाला था। यह सुनते ही जेन समझ जाती है कि चाहे वह उसे प्रेम के जाल में फंसाने की कितनी ही कोशिश कर ले, पार्कर के हाथ से उसकी कोई राहत नहीं है और पार्कर उसे अंतिम ड्रिंक खत्म करने को कहता है। फिर जब वह रूम से बाहर आता है तो एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब जो हुआ वह तो आप समझ ही गए होंगे। अंततः पार्कर जेन को खत्म कर देता है और फील की पत्नी ग्रेस को दिया गया वादा भी पूरा करता है। फिर वह उसे मूर्ति से निकालकर रखी गई कीमती ज्वेलरी का तोहफा देता है। इस तरह सब कुछ अच्छी तरह खत्म होता है और पार्कर ग्रुप फील्ड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।